दृश्या सक्सेस एकेडमी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की। कंफ्यूजिंग वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द अंग्रेजी के जो दो शब्द तीन शब्द ऐसे होते हैं जिनके हिंदी अर्थ समान होते हैं, लेकिन उनके यूज जो हैं वह अलग अलग सिचुएशन में किए जाते हैं। तो कल मैंने उसका आपको फर्स्ट पार्ट दिया था, पहला वीडियो दिया था कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। आज हम लोग चर्चा करते हैं उसके दूसरे पार्ट पर। कुछ और मैं शब्द आपके सामने लेकर आया हूं जिनके हिंदी अर्थ तो समान है लेकिन उनके यूज जो हैं वो डिफर हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको आज लिखा है कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 2। तो जब हम वीडियो शुरू कर रहे हैं तो देखिए मैंने आज आपके सामने दो शब्द लिखे, से और स्पीक। शब्द क्या लिखे हैं? से या स्पीक। और दोनों का ही हिंदी अर्थ होता है बोलना। से मींस भी बोलना और स्पीक मींस भी बोलना। अब कई बार समस्या ये आती है कि आखिरकार से का प्रयोग हम कहां करें, और कभी समस्या ये आती है कि हम स्पीक का प्रयोग कहां करें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यह समझा सकूं कि से का यूज आपको किन कंडीशंस में करना है और स्पीक का यूज आपको किन कंडीशंस में करना होगा। तो जैसे कि पहला लिखा है मैंने से, तो से के लिए मैंने तीन बातें लिखी कि से का यूज है जो है वह आप कहां कहां कर सकते हैं। तो देखिए पहला मैंने लिखा से इज ए वर्ब। से हमारी क्या है? वर्ब होती है, क्रिया होती है। क्रिया का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग। वर्ब क्या होती है? तो एनी एक्टिविटी, वर्ब को अगर हम कहें तो एनी एक्टिविटी विच इज डन बाय अस इज कॉल्ड वर्ब। यानी कोई भी कार्य जो हम करते हैं तो उसको कार्य को करना जो है वो क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। तो से क्या है? हमारी वर्ब है। साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए नाउन। से जो है वह वर्ब होने के साथ साथ नाउन के रूप में भी प्रयोग की जाती है। से क्या है? आपकी वर्ब है, लेकिन वर्ब होने के साथ साथ इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया, से मीन्स टू एक्सप्रेस थॉट्स थ्रू वर्ड्स। से मीन्स टू एक्सप्रेस थॉट्स थ्रू वर्ड्स, यानी कि से का अर्थ होता है कि शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना। शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना लिखा हुआ है। से मीन्स टू एक्सप्रेस थॉट्स थ्रू वर्ड्स, यानी कि विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के तरीके को भी क्या कहते हैं? से। तीसरा है से इज यूज्ड इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। हम सबने नरेशन पढ़े हैं, स्पीचेस पढ़ी हैं। तो दो प्रकार की हम जानते हैं स्पीचेस होती हैं, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन। तो से का यूज जो है वह हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार के नरेशन में किया जाता है। तो फिर से मैंने जो समझाया उसको समझने की कोशिश करें। मैंने कहा से इज ए वर्ब। से क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए नाउन, और ये कैसे प्रयोग हो जाती है? नाउन के भी रूप में। से मीन्स टू एक्सप्रेस थॉट थ्रू वर्ड्स। से का अर्थ होता है दूसरा कि जब हम अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसके लिए भी काय का यूज होता है? से का। तीसरा, से इज यूज्ड इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। से का यूज काय में होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में। जैसे मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखे। मैंने लिखा व्हाट डिड यू से? आपने क्या कहा था? क्या लिखा? आपने क्या कहा था। तो एक तो ये वर्ब के रूप में आई, व्हाट डिड यू से, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में से हमारी हो गई। दूसरी बात, हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि वह अपने विचारों को व्यक्त करे पुनः कि आपने क्या कहा था। ठीक है ना? विचारों को क्या करे? दोबारा से व्यक्त करे शब्दों के माध्यम से कि आपने क्या कहा था। दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस में लिखा आई सेड दैट शी वुड कम सून। अब मान लीजिए इसी को हम प्रश्नोत्तर के रूप में ले लें। इसको मैंने प्रश्न बना दिया। मैंने पूछ लिया व्हाट डिड यू से? आपने क्या कहा था? तो सामने वाले ने उत्तर दिया आई सेड, मैंने कहा था दैट की
शी वुड कम सून, वह जल्दी ही वापस आएगी। शी वुड कम सून, वह जल्दी वापस या जल्दी आएगी। ठीक है, वह जल्दी आएगी। तो एक तो ये सेंटेंस हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का। सेंटेंस आएगा हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड दैट शी वुड कम सून, ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। तो दूसरी बात हमारी ये क्लियर हो गई कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं से वर्ब है और से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड। तो यहां इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया। दूसरी बात, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो इस आंसर में आ गया। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो इस आंसर में आ गया, क्योंकि हमने सवाल पूछा कि आपने क्या कहा और सामने वाले ने हमें उत्तर दे दिया जो हमारे सामने लिखा हुआ है, थ्रू वर्ड्स, यानी काय के माध्यम से दिया, शब्दों के माध्यम से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, से का यूज। अब हम लोग बात करते हैं स्पीक। स्पीक क्या होती है? जैसा कि मैंने कहा कि से का अर्थ भी होता है बोलना और स्पीक का अर्थ भी क्या होता है, बोलना। तो अब हम बात करते हैं स्पीक का। जैसे हमने 3 पॉइंट यहां ऊपर दिए, 3 पॉइंट मैंने नीचे भी दिए। इट इज यूज्ड ओनली एज ए वर्ब। अब देखिए दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। से में क्या था, से इज ए वर्ब, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए नाउन। से क्या है, हमारी वर्ब है और इसका प्रयोग नाउन के रूप में भी हो जाता है। यहां क्या है, इट इज यूज्ड ओनली एज ए वर्ब, जबकि स्पीक शब्द जो है वह सिर्फ और सिर्फ किस रूप में यूज होता है, वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में। दूसरा देखिए, इट मीन्स एक्ट ऑफ टॉकिंग। इसका मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ टॉकिंग, यानी कि बात करना, बात करना और अटरिंग समथिंग, या कुछ भी बोल देना, कुछ भी बोल देना, अटरिंग समथिंग, कुछ बोल देना। ठीक है, इट मीन्स एक्ट ऑफ टॉकिंग, यानी कि जो भी हम वार्तालाप करते हैं, जब हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्पीक। तब क्या बोलता है, मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, इस कैमरे के सामने बोल रहा हूं, तो मैं भी क्या कर रहा हूं, स्पीक कर रहा हूं। ठीक, मेरे अंदर जो भावनाएं आ रही हैं, जो मैं बोलना चाहता हूं, उनको मैं बोल रहा हूं। ठीक, यहां क्या था, थॉट्स, विचारों का प्रकटीकरण। यहां मैं विचारों का प्रकटीकरण नहीं कर रहा हूं। यहां जब हम अपने आपस में बात कर रहे होते हैं, कुछ बोलना होता है, चाय ले आओ, पानी ले आओ, ठीक है ना, खाना दे दो, तो ये क्या है, विचारों का प्रकटीकरण नहीं है, ये हमने बोलने की आप कह सकते हैं प्रक्रिया है। तो इसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, स्पीक का। तीसरा, स्पीक इज यूज्ड इन फॉर्मल सिचुएशन। यहां हमने कहा था से का यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, और यहां मैं कह रहा हूं स्पीक इज यूज्ड इन फॉर्मल सिचुएशन, कि स्पीक शब्द का प्रयोग जो है वह काय में होता है, फॉर्मल स्थिति में होता है। अब जैसे कि सेंटेंस मैंने लिखा, ध्यान सुनिए, प्लीज लिसन टू मी व्हेन आई स्पीक टू यू। प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कल भी मैंने ये एग्जांपल दिया था जब मैंने लिसन का यूज बताया था आपको। तो प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात को सुनिए, व्हेन आई स्पीक टू यू, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। भाई जब दो लोग बात करेंगे तो सामने वाला जब आपकी बात सुनेगा तभी तो वो आपका रिप्लाई देगा। तो यहां हमने काय का प्रयोग किया, स्पीक का। ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, दूसरा मैंने लिख दिया कि वह फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। अब मैं अगर यहां ये लिख देता, ही सेज फ्लुएंट इंग्लिश, वह फ्लुएंट इंग्लिश कहता है, अरे नहीं भाई, वह फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, फॉर्मल सेंटेंस। तो ये डिफरेंस होता है से और स्पीक में, जरा सी चीजों का डिफरेंस है। आप विशेष ध्यान से मेरी बात को समझें, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता इन शब्दों में, थोड़ा जरा सा अंतर होता है, जो कि इन शब्दों के यूज को एक दूसरे से अलग अलग करता है। 3 रूप मैंने आपको ये बताया कि से की का यूज आप किन पोजीशंस में करते हैं, तो 3 मैंने आपको स्पीक के भी बताए कि इनका यूज भी आप किन पोजीशंस पर करते हैं। ठीक है ना, तो आप ये देख लीजिए। अब 2 और शब्द आपके सामने, टॉक और कन्वर्सेशन, दोनों का हिंदी अर्थ होता है बात। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है, बात। टॉक मीन्स भी बात और कन्वर्सेशन मीन्स भी बात। अब फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि भाई टॉक का यूज किया जाएगा और कन्वर्सेशन शब्द का यूज कहां किया जाएगा।
तो टॉक और कन्वर्सेशन में भी बहुत बारीक सा डिफरेंस है, बहुत हल्का सा। यदि आप ध्यान से मेरी बात सुने तो शायद अब टॉक और कन्वर्सेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जरा सा अंतर, इट में ओनली इन्वॉल्व ए सिंगल पर्सन स्पीकिंग विद एवरीवन एल्स जस्ट लिसनिंग। टॉक शब्द का इस्तेमाल हम वहां कर सकते हैं जहां बोलने वाला एक व्यक्ति हो और सुनने वाले एक या एक से अधिक व्यक्ति हो, जो कि सिर्फ उसकी बंदे की बात को सुने, तब उसको क्या कहा जाएगा? टॉक। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। मैं अभी वीडियो बना रहा हूं ये आपके लिए यूट्यूब चैनल पर। अब मैं इस समय लगातार बोल रहा हूं, बट देयर इज नोबडी इज हियर हु इज रेडी टू गिव रिप्लाई टू मी। तो जब मैं अकेले में बात कर रहा हूं और ये बात मुझे तो ये लग रहा है जैसे मेरे स्टूडेंट्स कल ये देखेंगे तो मेरी बात को सुनेंगे जब ये वीडियो अपलोड होगा, तो आप कोई उत्तर डायरेक्ट इस समय मुझे बोलकर तो नहीं दे सकते। तो जब बोलकर नहीं दे सकते तो आप सब हुए क्या? सिर्फ लिसनर्स। अगर एक बंदा वीडियो देखे तो वो एक लिसनर, एक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें तो एक से अधिक लिसनर, लेकिन बोलने वाला कौन? इकलौता मैं। तो मैं ये जो आपसे बोल रहा हूं, ये मेरी बात जो है ये क्या कहलाएगी? टॉक, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर नॉट रिप्लाइंग। ठीक है ना? तो टॉक जो होता है, फिर से समझ लीजिए, इट में ओनली इन्वॉल्व ए सिंगल पर्सन। टॉक में हो सकता है कि सिर्फ एक व्यक्ति बोलने वाला हो, स्पीकिंग विद एवरीवन एल्स, जो कि प्रत्येक व्यक्ति से बात कर रहा हो, जस्ट लिसनिंग, और जिनसे बात कर रहा हो वो सिर्फ श्रोता हो, सुनने वाले हो। तब काय का यूज होगा? टॉक का। आई हैड टॉक्ड टू डॉक्टर। तो जैसे मैंने सामने आपके एग्जाम्पल लिखा, आई हैड टॉक्ड टू डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से बात की। मैंने डॉक्टर से बात की। इस सेंटेंस में क्या कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्टर ने भी आपसे बात की? आई हैड टॉक टू डॉक्टर। तो इस सेंटेंस में ये पूर्ण संभावित है कि बात सिर्फ आपने। क्लियर? सिर्फ इतना डिफरेंस है कन्वर्सेशन और टॉक में कि जब एक व्यक्ति बोले, अन्य व्यक्ति सुने, तब उसको क्या कहा जाता है? टॉक कहा जाता है। ठीक? दूसरा, ही टॉक्ड टू मच, वह बहुत अधिक बोलता है। हो सकता है मेरे स्टूडेंट मेरे लिए कहते हैं कि सर बहुत बोलते हैं। भाई मेरा तो काम ही है बोलना, एज अ टीचर मुझे तो पढ़ाना ही है, तो पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा। ठीक है ना? उस समय भी क्या है जिस बंदे के बारे में बात की जा रही है? ही टॉक्ड टू मच, वह बहुत अधिक बात करता है। तो वह बहुत अधिक बात करता है यानी कि वह अकेला बंदा जिसके बारे में बात हो रही है वह बहुत अधिक बात करता है। अब कोई उसका रिप्लाई देता है या नहीं वो अलग मैटर है। ही टॉक्ड टू मच, वह बहुत अधिक बोलता है। कन्वर्सेशन क्या डिफरेंस है? इट इज नेसेसरली टू वे, आंसर हो गया। इट में इन्वॉल्व ओनली ए सिंगल पर्सन, यहां मैंने लिख दिया इट इज नेसेसरली टू वे। वार्तालाप जो होती है, कन्वर्सेशन वार्तालाप, बात। इस कन्वर्सेशन का मतलब ये होता है ये दोनों साइड से होती है, यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला। तो बोलने वाला जब बोलता है तो सुनने वाला सुनता है, सुनाने वाला बोलता है तो बोलने वाला सुनता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बातों का जवाब देते हैं। तब इस बात को क्या कहा जाता है? कन्वर्सेशन, टू वे। ठीक है ना? टू और मोर पीपल इंटरचेंजिंग अट्रेंसेस, और इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक लोग अपनी अपनी बातों को इंटरचेंज करते हैं, यानी हम अपने विचारों को आप तक और आप अपने विचारों को हम तक पहुंचाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्सेशन। क्लियर? फिर से समझ लीजिए डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। टॉक जो है उसमें एक व्यक्ति बोलने वाला हो सकता है और सुनने वाले एक से एक
या एक से अधिक लोग हो सकते हैं, वो सिर्फ सुनने वाले होंगे, उसका रिप्लाई देने वाले नहीं होंगे। और कन्वर्सेशन जो होता है वो टू वे प्रोसेस है, इनकमिंग आउटगोइंग जस्ट लाइक टू वे प्रोसेस है। इसमें कम से कम दो लोग और दो से अधिक लोग जब अपने विचारों को का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन। आई हैड ए कन्वर्सेशन विद डॉक्टर। यहां मैंने क्या लिखा था? आई हैड टॉक टू डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से बात की। यहां मैंने क्या लिखा? आई हैड ए कन्वर्सेशन विद डॉक्टर, मेरी डॉक्टर से वार्तालाप हुई, मेरी डॉक्टर से वार्तालाप हुई। यहां स्पष्ट हो रहा है कि मैंने अपनी बात कही और डॉक्टर ने अपनी कही। देयर कन्वर्सेशन ऑन दिस टॉपिक इज लॉजिकल, इस मुद्दे पर उनकी वार्तालाप कैसी साबित हुई? लॉजिकल, यानी कि नीतिगत। लॉजिकल का मतलब क्या हुआ? नीतिपूर्ण या नीतिगत बात उनकी हुई इस टॉपिक पर। तो यहां हमने शब्द ही लिख दिया देयर, देयर यानी कि मोर देन वन, टू और मोर देन टू, ठीक है ना? दो या दो से अधिक जब होते हैं तभी तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने लिखा देयर। तो इससे स्पष्ट है कि यहां दो से अधिक लोगों के बीच क्या हुई है? वार्तालाप हुई है। तो ये आपका होता है टॉक और कन्वर्सेशन। अब अगले वर्ड है आपके लिए बीप एंड क्राई। नहीं, आप परेशान ना हो, मैं आपका वीडियो जो है वो स्माइल के साथ समाप्त करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल बीप और क्राई की भी बात कर लेते हैं। दोनों का अर्थ होता है रोना। क्या अर्थ है दोनों का? रोना। अब बीप मींस भी रोना और क्राई मींस भी रोना। फिर सवाल खड़ा हो गया भाई कि बीप कहां लगाएं और क्राई कहां लगाएं? तो जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस है। बीप इज मोर अबाउट टीयर्स। बीप शब्द जो है उसका इस्तेमाल तब होता है जब बात आंसुओं की होती है। बीप शब्द का इस्तेमाल रोने के लिए तब किया जाता है जब यह स्पष्ट हो कि जिस व्यक्ति के लिए बीप शब्द लगाया जा रहा है शी और ही इज इन टीयर्स, यानी कि उसकी आंखों में क्या हो? आंसू हो, तब काय का प्रयोग होगा? बीप का। शी इज बीपिंग ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, वह अपने पति की मृत्यु पर रो रही है। तो भैया जिसके हस्बैंड की डेथ होगी तो वो तो रोएगी, ठीक है ना? तो आंखों में क्या होंगे? आंसू। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन टीयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इन टीयर्स शी इज बीपिंग ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो जब बात आंसुओं की आती है तब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं बीप। अब आती है क्राई। क्राई जो है, क्राई इज मोर अबाउट साउंड। क्राई का मतलब आंसुओं से नहीं, बल्कि इसका मतलब प्रायः कैसे होता है? साउंड से, आवाज से, ठीक? अब आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, आपको भी शायद याद आने लगे हों ऐसे लोग जो कि दिखावा बहुत करते हैं, जैसे कि बहुत अधिक चिल्ला चिल्ला कर रोने का, पर आंसू उनके नहीं आते। तो ऐसे लोगों के लिए क्राई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? जब आंसुओं की बात होती है, ही और शी इज इन टीयर्स, तब हम क्या लगाएंगे? बीप। और जब आंसुओं के बिना भी रोने की बात होती है, साउंड की बात होती है, रोने की साउंड की, ध्यान रखिएगा, रोने की साउंड यानी कि रोने की आवाज की, तब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं क्राई। अच्छा सा एग्जांपल है, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर। बच्चा रो रहा है, काय के कारण रो रहा है? भूख के कारण। तो आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, रोने की साउंड आती है पर आंसू नहीं आते, ठीक है ना? रोने की साउंड आती है पर आंसू नहीं आते। तो यहां जो बच्चा रो रहा है उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि रो तो रहा है पर कैसा रो रहा है? विदाउट
टीयर्स, बिना आंसुओं के रो रहा है। तो जब आंसुओं की बात हो तब बीप शब्द का इस्तेमाल करें, और जब बिना आंसुओं के सिर्फ रोने की साउंड की बात हो तब आप काय का इस्तेमाल करें? क्राई का। अब आज के वीडियो के लास्ट कंफ्यूजिंग वर्ड स्माइल एंड लाफ। मैंने जैसा कहा था अभी कि क्राई और बीप रोने की बात है, तो मैं आपको वीडियो का समापन स्माइल से कराऊंगा। तो स्माइल और लाफ दोनों का हिंदी अर्थ होता है हंसना। हालांकि हिंदी बड़ी अच्छी भाषा है, हिंदी में हंसने के कई अर्थ होते हैं। अगर उन दूसरे अर्थों को लिया जाए तो स्वतः ही स्माइल और लाफ में डिफरेंस हो जाएगा। स्माइल यानी कि मुस्कान, मुस्कुराहट, लाफ दहाड़े मारकर हंसना, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं तो अचानक पता लगा कोई हॉरर सीन आने वाला है, तो भूत आया और किस स्टाइल से वो हंसता है उसको लाफ कहा जाता है। और उसी मूवी में एक एक्ट्रेस जो है जब वो हंसती है उसको स्माइल कहा जाता है। ठीक डिफरेंस देखिए। स्माइल्स आर मोस्ट ऑफन कनेक्टेड टू ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी बात है। स्माइल्स जो होती हैं वो प्रायः उनका संबंध कैसे होता है? पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि सब कुछ अच्छा। तो जब पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो और तब सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, यानी कि आपने किसी को कुछ कहा, उसके चेहरे पर एक सुंदर सी स्माइल आई, मुस्कुराहट आई, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सपीरियंस। और उस पॉजिटिव एक्सपीरियंस में उसने जो समझ गए ना, वही क्या कहलाती है? स्माइल। बड़ी अच्छी एक लाइन है, When बेलिंडा स्माइल्स ऑल द वर्ड्स गे। जब बेलिंडा हंसती है तो पूरा संसार, जब बेलिंडा हंसती है तो पूरा संसार प्रसन्न हो जाता है। अब आप कहेंगे सर, एक इंसान के हंसने से, एक इंसान की मुस्कुराहट से पूरा संसार प्रसन्न कैसे हो सकता है? तो भाई ये लिटरेचर है, और लिटरेचर में ये एग्जाम्पल जो है वो काय में चला गया आपका? हाइपरबोल में। फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल, यानी कि जब बेलिंडा हंसती है, मुस्कुराती है, तो पूरा संसार प्रसन्न हो जाता है। ए लाइट स्माइल ऑफ माई डॉटर गिव्स मी ए ग्रेट प्लेजर। इसका अर्थ हुआ कि जब मेरी छोटी बेटी, कि जब मेरी बेटी अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाती है ना, तो एक पिता के लिए वो क्या होता है? ग्रेट प्लेजर, असीमित आनंद, ठीक है ना। तो हल्की सी स्माइल, स्माइल का मतलब मुस्कुराहट, ठीक है ना। अब आते हैं लाफ की बात। लाफिंग इज रिलेटेड टू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। लाफिंग कब आता है? जब अचानक हमारे सामने कोई घटना हो जाए और उसको देखकर हमारे चेहरे से अचानक हंसी निकल जाए, तो उसको क्या कहेंगे आप? लाफ। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, अचानक ऐसी कोई घटना हो जाए, सड़क पर चल रहे, चलते चलते सामने देखा एक बंदा साइकिल से गिर गया, तो जो बंदा गिरा उसके लिए तो कष्ट का सबक, लेकिन देखने वालों के लिए वो क्या हो गया? लाभ, ठीक है ना। तो तब लाभ का प्रयोग होगा, बट नॉट नेसेसरली पॉजिटिव। लेकिन मैंने लाइन आगे लिखी है कि लाभ कोई आवश्यक नहीं है कि जब आपके चेहरे पर लाफिंग आए तो सामने वाले के लिए वो चीज पॉजिटिव ही हो। स्माइल में पॉजिटिव होती है, लेकिन जो बंदा सामने गिरा, आपको तो स्माइल, आपके चेहरे पर तो हंसी आई, लेकिन जो गिरा उसके लिए वो पॉजिटिव थोड़ी ना है, वो तो और खुन्नस खा जाएगा आपसे कि मैं तो गिरा और ये मुझ पर हंस रहा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है स्माइल और लाफ में। स्माइल पॉजिटिव एटीट्यूड बयां करती है, जबकि लाफ जो है कोई आवश्यक नहीं कि उसका अर्थ या उसका जो आंसर निकल रहा है वो क्या हो? पॉजिटिव ही हो। हालांकि यहां मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस आपके लिए लिखा है,
और ऐसा भी नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए कभी हंसी भी आ सकती है और कभी सामने वाला हो सकता है पॉजिटिव एटीट्यूड में ना भी हो। जैसे कि स्मॉल बॉय स्टार्टेड लाफिंग व्हेन ही सॉ ए क्लोन, कि जब एक छोटे लड़के ने एक क्लोन को देखा, जोकर को देखा, तो हंसने लगा। ठीक, बच्चा जो है जो भी करता है वो खुलकर करता है। बच्चों की खासियत होती है हंसेंगे तो खुलकर, रोएंगे तो भी खुलकर। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंस है स्माइल और लाफ में। एक बार में मैं और खत्म कर रहा हूं। स्माइल आर मोस्ट ऑफन कनेक्टेड टू ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस। स्माइल जो होती हैं उनका संबंध प्रायः पॉजिटिव एक्सपीरियंस से होता है। लाफिंग जो होता है इज रिलेटेड टू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई बात हो, कोई घटना हो, उससे इसका संबंध होता है, बट नॉट नेसेसरली पॉजिटिव। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि जब आप लाफ कर रहे हो तो सामने वाला के लिए भी वो चीज कैसी हो, पॉजिटिव। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये डिफरेंस समझ में आए होंगे। फिर से मैं कहूंगा कृपया करके मेरे वीडियोस को पूरा देखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियोस को पहुंचाएं। अब मैं जल्दी ही आपको लिटरेचर से संबंधित जो टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और जो लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आ चुकी हैं, उनसे संबंधित लिटरेचर के वीडियोस भी अब मैं आपको डेली देने का प्रयास करूंगा, ग्रामर और लिटरेचर दोनों का। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आप मेरे वीडियोस को पूरा देखें, समझें और कोई भी यदि डाउट है तो उस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास मैं करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।